हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और अगला चैप्टर जो हमारा है वो है कि भारत में अकाल नीति का विकास कैसे हुआ। ठीक है, इसके पहले के टॉपिक में हम लोग समाचार पत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित बहुत कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देखा। उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अगली टॉपिक आपके सामने आती है कि अकाल नीति के ऊपर भी एक चर्चा हम लोग कर लें, क्योंकि ये टॉपिक छुट्टी रह जाएगी तो दिक्कत होगा और यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आप सभी से है। अगर किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आप सभी से कि आप उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। और जो लोग नए हैं आप आइए हमारे प्लेलिस्ट में, आपको जो भी विषय पढ़ना है वहां पे सीरियल से सभी विषय को पढ़ाया गया और इसी तरीके से डीप स्टडी के थ्रू आपको हर एक चैप्टर वहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप आके अपनी तैयारी को वहां और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना मत भूलिए, शेयर जरूर से करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत सारे भाई बंधुओं तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। भारत में अकाल नीति का विकास। दोस्तों अकाल मीन्स क्या होता है? अकाल क्या है? अकाल माने हम बोल सकते हैं दुर्भिक्ष। ये तो और कठिन वर्ड हो गया यार कि दुर्भिक्ष क्या होता है। अरे अकाल मीन्स भूखमरी, यानी जब किसानों के द्वारा उत्पादन बिल्कुल कम हो जाए या शून्य हो जाए या इतना उत्पादन ना हो पाए कि वो लोगों के डिमांड को पूरा कर सके, तो उस समय क्या आ जाता है? अकाल आ जाता है। और ऐसा कब और क्यों होता होगा तो उसके काफी सारे रीजन है। जैसे एक बात बताओ आप कि अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर होती है? तो वर्षा के ऊपर निर्भर होती है। अगर हम आपसे ये कहें कि वर्षा में अनिश्चितता हो जाए तो क्या उसका प्रभाव कृषि पर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और इसी तरह से पड़ जाता है क्या? अकाल। यानी एक लंबे समय तक अगर यदि वर्षा ठीक ढंग से न हो पाए और फसलों तक जो है पानी न मिल पाए उनको, तो क्या पड़ जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। और उसी के संदर्भ में हम लोग आज बातें करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं इस चीज को ले जाके जोड़ूंगा आपको एंशिएंट पीरियड से। एंशिएंट पीरियड में आपने नाम सुना होगा मेगस्थनीज का। नाम सुना था ना मेगस्थनीज का? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। मेगस्थनीज की रचना का नाम था इंडिका। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है, क्या लिखा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता। क्यों? क्या उस समय में कभी अकाल नहीं पड़ता था? जी हाँ दोस्तों, क्यों? उस समय के राज्य इतने समृद्ध हुआ करते थे, जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखते थे कि अगर वर्षा नहीं होती थी, पानी अगर उनको नहीं मिल पाता था, तो किसी न किसी तरीके से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी ताकि अकाल जैसी समस्याओं से हमको जूझना न पड़े, उन समस्याओं से पहले ही निजात मिल जाए। ठीक है, यानी उसने अपनी इंडिका में जो लिखा वो बिल्कुल सही लिखा होगा। शायद उस समय में ऐसा रहा हो कि उस समय में कभी अकाल जैसी चीजें न पड़ती हो, जबकि अन्य देश वहां पर अकाल जैसी चीजें होती थी, भारत में नहीं होती थी। आप शुरुआत से देख रहे हो कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि भारत की अधिकतम जनसंख्या किससे जुड़ी हुई है? डायरेक्ट कृषि से जुड़ी हुई है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारत में अकाल जैसा तथ्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं अकाल का विकास, और आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कितने बार अकाल पड़ा, किस किस तरीके से अकाल पड़ा, और आप जब सुनोगे कि उस अकाल में कितने लोगों की मृत्यु हुई तो आपका दिल जो है बहुत दुखेगा, आपको लगेगा कि वाकई जो है ये बहुत बड़ी चीज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको अकाल नीति पढ़नी है तो हमको ध्यान देना पड़ेगा अंग्रेजों के समय से। क्यों? क्योंकि इसके पहले के डेटा हमारे पास नहीं है कि कभी अकाल पड़ा भी कि नहीं पड़ा। एंशिएंट पीरियड में तो कभी नहीं पड़ा, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अगर मुगलों के शासन में बात करें तो उस समय भी सिंचाई की काफी अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक से लेकर के फिरोज शाह तुगलक तक में नहरों का पूरा जाल बिछाया गया और उसके बाद से शायद इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आई। एक मोटी मोटा डेट की अगर हम बात करें, 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था, वहां से करके हम अपनी आजादी तक यानी 1947 तक कुल मिलाकर के 190 वर्ष यहां पे हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 190 वर्ष। अगर हम इन 190 वर्षों की बात करें तो इस 190 वर्ष में 0 हटा दीजिए, ठीक है, और 1 हटा दीजिए, कुल 9 बार बहुत भीषण अकाल पड़ा है। कितने बार? कुल 9 बार। साइड से हटा दीजिए, देखिए कुल 9 बार, सॉरी 9 वर्ष नहीं, कुल यहां पर 9 टाइम्स क्या हुआ है? भीषण अकाल पड़ा है भारत में। ठीक है, और इसी 9 बार के अकाल को हमको यहां पे पढ़ना है। बात समझ में आ रही है आपके? तो चलिए इसको देखते हैं। कुल मिला जुला के रीजन आपको समझ में आ गया। कोई भी आपसे पूछे कि अकाल का रीजन क्या होता है तो आप उनको बताइए कि अनिश्चित मानसूनी वर्षा के कारण अकाल जैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। और कुल 190 वर्ष में कुल 9 बार हमारे सामने अकाल आता है। तो सबसे पहला अकाल कब पड़ता है, एक एक करके पहले मैं आपको 9 बता देता हूं। 9 के बारे में आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका ध्यान इस तरफ पड़ा और उसने
फिर क्या किया, इसके बाद हम देखेंगे कैसे कैम्पबेल समिति बनी, उसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, फिर धीरे धीरे इस पर जो है काफ़ी सारे काम हुए और कई सारे कमीशन भी बनाए गए। तो पहला अकाल जो सबसे पहला अकाल पड़ा था, देखिए 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, 1764 में हुआ था आपका बक्सर का युद्ध, और उसके ठीक 5 साल बाद 1769 में, कितने में, बक्सर युद्ध के ठीक 5 साल बाद 1769-70 में पहला अकाल पड़ा था, सबसे पहला अकाल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पे टाइम याद रखना है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, याद रखना 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, ठीक है, और उसके ठीक 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 4 9 और आप पहुंच जाओगे यहां पे, ठीक है। यानी 1769-70 में पहला अकाल पड़ा था, कहां पर, BBU में, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह अकाल पड़ा था, BBU में अकाल पड़ा था। यह अकाल इतना खतरनाक था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त आबादी की 1/3 जनसंख्या इस अकाल में मर गई। कितनी, 1/3 जनसंख्या। कितना बड़ा डेटा अपने आप में, आप सोचिए, यहां की जितनी टोटल पॉपुलेशन थी उस समय की, उस टोटल पॉपुलेशन की दोस्तों 1/3 जनसंख्या इस अकाल में क्या हो गई, मर गई। इतना बड़ा अकाल था। इसके बाद आप देखोगे 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, आगे चल के पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, ये सारी चीजें आते हैं। तो पूरे अगर हम 1700 ईस्वी की बात करें, ठीक है, वो जो शताब्दी आपकी चल रही थी ये, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अकाल यही था। इसके बाद जो दूसरा अकाल है वो 18वीं यानी 19वीं शताब्दी उसको बोलोगे, क्योंकि सन 1800 आ गया है, तो यहां से आपका स्टार्ट होगा। सबसे ज्यादा अकाल जो है वो इसी में रहा है, ठीक है। चलिए अगला अकाल के बारे में बताता हूं, 1837 से 38 में, 1837-38 में इस समय क्या हुआ था, 37-38। इसके आगे पीछे की कुछ घटनाएं सर याद दिला दीजिए। देखो याद कर लो, 1833 में चार्टर एक्ट आया था, याद है कुछ, 1833 में चार्टर एक्ट आया था। इसी समय के दौरान में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भी हुई थी, याद होगा आपको, ठीक है। विलियम बेंटिक का शासन था, ठीक है, वो सब याद रखिए। तो यहां पर देखिए 1837-38 में एक बार फिर से अकाल पड़ता है उत्तर भारत की तरफ। कहां पे अकाल पड़ता है, उत्तर भारत की तरफ, और यह भी काफी बड़ा अकाल था। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, 18वीं जो सन चल रहा है 1800, इसमें बहुत सारे अकाल पड़ेंगे और सारे मैक्सिमम अकाल जो है आपके यहीं पे पड़े, तो उनको याद रखिएगा। यहां पे भी क्या होता है, उत्तर भारत में जब अकाल पड़ता है तो करीब कहा जाता है कि 8 लाख से अधिक लोग इस अकाल में मारे जाते हैं। यहां पे हमने पढ़ा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की टोटल पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन जो इस अकाल में मर गई, ठीक है, भूखमरी का शिकार हो गई। और यहां हम पढ़े 1837-38 में उत्तर भारत की 8 लाख जनसंख्या क्या हो गई, इस अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद अगला अकाल आता है ठीक 30 साल बाद, ठीक है, यानी 1861 में। तीसरा देखिए, नोट करिएगा, अभी मैं एक एक करके सबको डिस्क्राइब भी करूंगा। 1861 में अगला अकाल आता है। इसके बारे में कहा जाता है कि असंख्य लोग मारे गए, जिनकी गणना नहीं है, जिनकी गिनती नहीं है। उत्तर भारत में आने वाला यह अकाल सबसे बड़ा अकाल था और बहुत सारे लोग मारे गए, असंख्य लोग। यहां पे डेटा ही नहीं दिया गया, कैसे याद करोगे इसको, तो आपको पता होगा 1858 में क्या हुआ था, 1857 में आपकी क्रांति हुई थी। 1 नवंबर 1858 को, ठीक है, कौन था, लॉर्ड कैनिंग जो था उसको वायसराय घोषित कर दिया गया था और कंपनी के शासन का अंत हुआ था। उसके बाद 1861 में पहला शासन अधिनियम आया था और उसी समय में अकाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, असंख्य लोग मारे गए। टाइम बीता नहीं था, ठीक 5 साल बाद 1866 में। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, टाइम को याद रखिए, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहला याद करिए, 1869-70 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इतना भयंकर अकाल आया कि 1/3 आबादी वहां से खत्म हो गई। कब, 1869 में, सॉरी 1769 में। अगला है आपका 1837-38 में, यहां पर उत्तर भारत में अकाल पड़ा था, लगभग 8 लाख लोग मारे गए। 1861 में पड़ा, असंख्य लोग, यानी उसकी गणना नहीं की गई, ठीक है, वहां पे गिनती नहीं हो पाई कि कितने लोग मारे गए, ठीक है। इसके बाद फिर से 1866 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा उड़ीसा में। 1866 वाला अकाल बहुत बड़ा अकाल था, यह अकाल पड़ा था उड़ीसा में, ठीक है। ठीक 5 साल बाद 61 में 5 ऐड करेंगे 66 हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल में उड़ीसा में अकेले के उड़ीसा में दोस्तों 10 लाख लोग यहां पर मारे गए, ठीक है। 10 लाख लोग यहां पे क्या हो गए, उनको मृत्यु को प्राप्त हो गए 1866 में। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेजों की दुर्बलता नजर आ रही है, उनके शासन की दुर्बलता नजर आ रही है। क्यों, इतने लोगों की मृत्यु होती जा रही है, लेकिन अभी भी अंग्रेजों का कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठ पाया है। तो बहुत बड़ा अकाल है। इतने समय में अगर आप जोड़ेंगे तो
करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। और उस समय क्या चल रहा था यार, सोचो उस समय में हमारी इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, आधी की आधी जनसंख्या सिर्फ अकाल में ही साफ हो जाती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको आप कैसे याद रखेंगे 1866 को, इसके आसपास का कोई डेटा उठा लीजिए, 1869 पे आ जाइए। ठीक है, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। ये 66 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा आप डेटा को लेके चलिए, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे 1769 में पहुंच जाएंगे। और उस समय पहला अकाल पड़ा था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, जब 1/3 जनसंख्या जो है अकाल में मारी गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, 4 हो गया, कुल मिला के 9 है और 9 आपको पढ़ना है। ठीक है, 9 पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस पर कमेटी बनी, किस तरह से इस पर रोक लगाने के लिए जो है प्रयास किया गया। ठीक है, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक हो जाता है, लेकिन आप टॉपिक से भागिए मत, आप टॉपिक को पढ़ना सीखिए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तो 1866 में उड़ीसा का अकाल हो गया। 1868 कितना दिन बीता? कुछ नहीं बीता। अरे 1866 ये 67 बीता और 68 आ गया। ठीक है, 68 में ठीक अपोजिट साइड में आ जाइए। देखिए 1866 मैंने आपसे कहा कि भारत के उड़ीसा में, उड़ीसा को देखेंगे आप, अगर उसका राज्य देखेंगे तो उड़ीसा जो है पूर्व की तरफ है। और ठीक 1869 में, ठीक है, 1800 वही साल जिस साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, इस समय में राजपूताना यानी आपका क्या हो जाएगा, राजपूताना यानी सीधे सीधे आपका राजस्थान वगैरह ले लो और मध्य प्रदेश का एरिया ले लो, और यहाँ पे बुंदेलखंड, कौन सा? बुंदेलखंड, इन जगहों पर भी अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा 1869 में। ये आपका 5वां अकाल था। ठीक है, ये आपका 5वां अकाल था और इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए। कहा जाता है बहुत सारे, मतलब ये थोड़ा सा छोटा था। ठीक है, जगह बहुत दूर दूर था, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इस अकाल को भी काउंट किया जाता है। 190 साल के दौरान जो है कुल 9 अकाल है, 9 अकाल को आपको पढ़ना है। ठीक है, छठा देखिए 1873-74। ठीक है, 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 1873 का। ठीक है, 1873 में फिर एक बार भारत में अकाल पड़ा। कहाँ पर? देखिए, ज़्यादातर जो अकाल थे ना वो उत्तर भारत की तरफ ही पड़ते थे। यह अकाल पड़ा दोस्तों बंगाल और बिहार में। कहां पड़ा? बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा 1873-74 में, और इसमें भी काफी सारे लोग मारे गए। कहा जाता है कि देखिए जो भी डेटा है सब में कम से कम 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग तो मारे ही गए हैं। तो आपको केवल यहाँ पे टाइम याद रखना है और कौन सा अकाल कब पड़ रहा है इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बहुत जल्दी जल्दी अकाल पड़ा। देखिए 66 आया, 66 में पड़ा, फिर 69 में पड़ा, फिर 73 में, मतलब 4-4, 5-5 साल के दौरान ये अकाल पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 73-74 था ही, तब तक 76 में पड़ गया 1876 में। सिर्फ कितने साल का अंतर है? 2 साल, 1 साल पे, मतलब हर साल 2 साल पे यहाँ पे अंतर पड़ रहा है। और यहाँ पर कहा जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि लगा कि संपूर्ण भारत में अकाल पड़ गया है। 1876 का जो अकाल था उसमें कहा गया कि संपूर्ण भारत में अकाल पड़ गया, संपूर्ण भारत यानी पूरे भारतवर्ष में, और कहा गया लगभग 50 लाख लोग यहां पर मारे गए इस अकाल में। कितने लोग? 50 लाख। आपको आंकड़ा थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो रहा होगा, परेशान मत होइए, पढ़िए, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो संपूर्ण भारत में लगभग 50 लाख लोग मारे गए। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद थोड़ा समय बीता, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल किया गया, और 8वां 76, उसके बाद 1896, फिर 43। ठीक है, याद रखिए 1896 वाला वर्ष याद है। अच्छा, 1875 याद रखिएगा, आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वाला जो था, ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के सहयोग से 1875। 1876 देखिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, या आप इसको आर्य समाज को लेकर भी याद कर सकते हो, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, तो 1876 वाला ये अकाल याद रखिए। 1896 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में जो वंदे मातरम गाया गया था, ये वही साल है। 1896 में जो अकाल पड़ा था, यह अकाल लाइन से देखिए, उत्तर मध्य भारत और दक्षिण भारत, ऐसे करके उत्तर मध्य दक्षिण। ठीक है, खाली पूरा पश्चिम छोड़ दीजिए तो पूरा इतना अकाल पड़ा था, और इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए। और जो आपका आखिरी अकाल था दोस्तों, वो 1943 में था, यानी आज़ादी के ठीक 4 साल पहले। कहा जाता है बंगाल में अकाल पड़ा था। कहाँ पर? बंगाल में अकाल पड़ा था, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। कहा जाता है 15 लाख लोग मारे गए थे। तो एक प्रकार से जो आंकड़ा है आप देख लीजिए। कुल मिला जुला कर मैं आपको क्या सिखाना और क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 बातें आपको याद रखनी है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन से अकाल कब हुए थे, इसके बारे में पूछ देता है। कब पूछेगा? जब आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन देगा तब पूछेगा। ठीक है, और वहां पे आपको मैच करना रहेगा कि कब कब अकाल पड़ा है। तो अगर आपको पता ही नहीं कि अकाल कब पड़ा है तो आप याद नहीं कर सकते। तो कुल 9 अकाल है, 9 के बारे में आप याद रखिएगा।
अब देखिए इसके बारे में, जब अंग्रेज थे तो भाई इतने लोग मर रहे हैं, जैसे संपूर्ण भारत में अकाल पड़ा, अगर 1876 में 50 लाख लोग मारे गए तो इस बात की जानकारी अंग्रेजों को हुई होगी, जाहिर सी बातें हुई होगी, उनके अधिकारियों की होगी, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की हुई होगी। तो अगर उनको यह देखने सुनने को मिला तो क्या इसमें कुछ उन्होंने कोई कदम भी उठाया कि नहीं उठाया, उनके कदम के बारे में पढ़िए। तो दोस्तों जो सबसे पहला कमेटी बना, सबसे पहले कमेटी बना, पहले कोई आयोग नहीं बना, पहले क्या बना, पहले कमेटी बनाई गई कि जरा ये पता करो कि अकाल इतना ज्यादा क्यों पड़ रहा है भारत में, इतना ज्यादा अकाल क्यों पड़ रहा है, इसके पहले तो अकाल नहीं पड़ा, अभी इतना ज्यादा अकाल क्यों पड़ रहा है। तो उस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था कैंपबेल कमेटी। क्या नाम था? कैंपबेल कमेटी। चलिए अब यहां से कहानी इत्मीनान सुनिए। कैंपबेल कमेटी, कमेटी को हिंदी में मैं समिति लिख दे रहा हूं, ठीक है। कैंपबेल समिति बन गई। अभी कैंपबेल समिति करेगी क्या? कैंपबेल समिति कुछ नहीं करना था, इसको खाली ये पता लगाना था कि भारत में अकाल की वजह क्या है, उस वजह को बता दे, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करिए और हम इसके लिए, इससे बचने के लिए कौन कौन से कदम उठाएं, सिर्फ इसके बारे में जानना था। पहली बात तो ये कि ये कैंपबेल कमेटी बनाई कब गई? तो दोस्तों 1866 वाला जो अकाल था, जो कि बहुत बड़ा अकाल था, उसी के बाद इस कमेटी को बनाया गया। 1866 वाला जो अकाल था उसी के बाद ये कमेटी को बनाया गया। ये उसी अकाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों जिसके पहले ठीक गांधी जी का जन्म इसके बाद में होता ना 1869 में, 1866 वाले अकाल की बात कर रहा हूँ। उसी समय कैंपबेल कमेटी बनी। इस कमेटी के अध्यक्ष थे सर कैंपबेल। उनका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था सर जॉर्ज कैंपबेल। क्या नाम था? सर जॉर्ज कैंपबेल, कैंपबेल, ठीक है। चलिए, सर जॉर्ज कैंपबेल, यहाँ पे जॉर्ज कैंपबेल ने सारा कुछ देखा और उनको पता चला कि भाई अकाल की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि भारत में अनिश्चित वर्षा का दौर चल रहा है, वर्षा अपने टाइम से नहीं हो पा रही है, किसानों को खेतों को सींचने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है, और अगर उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो उसका परिणाम क्या होगा आप सोच सकते हैं। इसका 2-3 और वजह भी खोजा गया कि जो जमींदार हैं, जमींदारों से कई सारे किसान प्रभावित हैं, कुछ उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, इस वजह से वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे रीज़न इनको मिले। जब इनको रीज़न मिला तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकदम सिंपली एक रिपोर्ट तैयार किया। क्या किया? एक रिपोर्ट तैयार किया और इन्होंने कहा कि हमको अगर अकाल से बचना है तो पहली बात तो हमें अकाल पीड़ितों की मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार से सिफारिश किया कि आप जिस तरह से रेलवे लाइन को फैला रहे हो, 1853 में रेलवे लाइन बन चुका था, जिस तरह से आप रेलवे लाइन को फैला रहे हो, आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्या करिए, यहाँ पर नहरों का निर्माण करिए, जगह जगह पर नहर बनाइए, नदियों से निकालकर नहरें बनाइए, ताकि उनको गांव गांव तक पहुंचाइए, ताकि लोग वहां से सिंचाई का कार्य कर सके। अगर सिंचाई नहीं हो पाएगी तो तक यह अकाल को रोका नहीं जा सकता। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सारी बातें कहा। और एक चीज और कहा कि जो भी जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी का कर्तव्य बनता है कि अगर उसके राज्य क्षेत्र में, उसके कार्य क्षेत्र में अकाल आता है तो उस जिला को वह अकाल जिला घोषित कर सकता है। इसके अलावा उसको तमाम योजनाओं को बना करके इस अकाल को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर कैंपबेल समिति और क्या कहेगी भाई, उसका काम था इस को देखना। तो जो भी रीजन थे उस रीजन को देखा और अपनी रिपोर्ट में उस बात को रखा। और सबसे बड़ी बात यह कहा इन्होंने कि अकाल के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। क्या किया जाए? एक आयोग, यानी एक कमीशन बनाया जाए। आयोग के लिए सिर्फ कमेटी से नहीं काम चलेगा, एक कमीशन बनाइए, उस कमीशन में कुछ मेंबर डालिए, वो लोगों से समय समय पर क्या करिए, आप यहां पर रिपोर्ट्स लेते रहिए, ताकि अकाल पर जो है ठीक ढंग से नियंत्रण किया जा सके। तो कुल मिला के 3 कमीशन बनाए गए हैं, आपको तीनों याद रखना है। पहला कमीशन है स्ट्रेची आयोग, दूसरा कमीशन है लॉयल आयोग, तीसरा कमीशन है मैकडॉनल्ड आयोग, ठीक है। ये 3 कमीशन है, तीनों कमीशन के बारे में आज आपको पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहला कमीशन जो था स्ट्रेची आयोग, ये अकाल आयोग का पहला कमीशन था, स्ट्रेची आयोग। आपसे एग्जाम में पूछता है कि पहला कमीशन कौन सा था, ठीक है, तो स्ट्रेची आयोग करेंगे। अब बताइए, अगर इसका नाम स्ट्रेची पड़ा है तो आपको समझना चाहिए कि स्ट्रेची किसी व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है। पूरा नाम था रिचर्ड स्ट्रेची। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये अकाल आयोग कब बना? 1880 में बना। कब? 1880 में बना। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लीटन, याद रखेगा। 1880 में इस अकाल आयोग को बनाया गया। लॉर्ड लीटन उस समय के वायसराय थे। लॉर्ड लीटन ने रिचर्ड स्ट्रेची
की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। 3 बातें याद है। 1880 में लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जो कि भारत का पहला अकाल आयोग था। मैंने आपसे कहा अच्छा ये अकाल आयोग करेगा क्या, ये अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि अकाल से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम निजात पा सकते हैं, यही बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली बात कही गई वो क्या गई, अच्छा आप बताओ अगर आप इस अकाल आयोग में होते तो क्या कहते। आप यही नहीं कहते कि चलिए जिस जगह पे अकाल पड़ा उस अकाल पीड़ितों की तत्काल जो है उनको राहत मुहैया कराया जाए। सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उनको अधिकतम सहायता दिया जाए, ठीक है, उनको रहना खाना कपड़ा उसकी व्यवस्था किया जाए अगर अकाल पीड़ित लोग हैं तो, ठीक है। ये स्ट्रेची आयोग का पहला कहानी था। दूसरा चीज हुआ कि अगर अकाल पीड़ितों की मदद करनी है तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए कहा कि जो वहाँ की स्थानीय सरकार है, जैसे किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि बिहार में अकाल आया या उड़ीसा में आ गया, तो वहाँ की जो स्थानीय सरकार है उसका कर्तव्य बनता है कि वो उस अकाल से कैसे निजात पाए, ठीक है। हाँ एक बात है कि उनको अकाल पीड़ितों को सहायता देना ही देना है, लेकिन उसके लिए जो खर्च आएगा, जो पैसा आएगा, उसकी व्यवस्था वो खुद करेंगे। केंद्र सरकार यानी जो केंद्रीय सरकार है वो सिर्फ स्रोत की व्यवस्था करेगा कि यहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा, आप कलेक्ट करो और ये काम करो, ठीक है। तो ये इसका कहना था। ध्यान से रिपोर्ट हमारी समझते जाइए। तो पहला रिपोर्ट यानी हेल्प करना, मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा कि जो स्थानीय सरकार थी, जो स्थानीय सरकार है उसका कर्तव्य बनता है कि वो इस काम को पूरा करे। केंद्रीय सरकार जो खाली क्या करेगी, वो सिर्फ स्रोतों को बताएगी। तीसरा बात कहा गया कि जो भी सहायता है उसका जो वितरण करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो वो सरकारी माध्यम से न पहुंचाया जाए, वो गैर सरकारी प्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि जैसे आज देखते हैं कि आज कहीं भी अकाल पड़ जाता है या फिर बाढ़ आ जाता है, तो ऐसे में आप देखते होंगे कि बहुत सारे एनजीओ हैं, ठीक है, जो वहां पर राहत कार्य, राहत सुविधा देने के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे भी कहा गया। यहाँ कहा गया दोस्तों कि गैर सरकारी प्रतिनिधियों को चुना जाए, उनको पकड़ा जाए और उनके माध्यम से इन सेवाओं का वितरण कराया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है, भाई सरकार कितना अपना आदमी लगा कराएगी, ठीक है। तो उसके लिए कहा गया कि जो गैर सरकारी प्रतिनिधि हैं उनको यहां शामिल किया जाए और उनके माध्यम से सेवाओं का वितरण किया जाए, लोगों तक सहायता पहुंचाया जाए। और जो सबसे बड़ी बात कही गई इस अकाल आयोग ने कहा, वो क्या कहा था, वो कहा कि 1.5 करोड़ रुपए का, उस जमाने में 1.5 करोड़ अपने आप में मायने रखता था, कहा गया कि 1.5 करोड़ रुपए का हम एक फंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक फंड बनाएंगे और इस फंड का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब कभी अकाल आएगा, तो इसी फंड से पैसे निकाल करके हम जल्दी जल्दी अकाल पीड़ितों की सहायता करेंगे। यानी कुल मिला जुला करके अकाल सहायता कोष और बीमा कोष की स्थापना किया जाए। इसके बारे में इस स्ट्रेची आयोग ने कहा। सरकार ने इनकी सभी सिफारिशों को मान लिया और ये 1880 में देखिए बना है और सरकार ने तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू किया और 1883 में अकाल संहिता का गठन किया, ठीक है। 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। अकाल संहिता, संहिता मैंने क्या होता है दोस्तों, अकाल के लिए कुछ नियम कानून, ठीक है, यहां पर सरकार ने बनाया, अकाल संहिता बनके तैयार हो गई और स्ट्रेची आयोग के समस्त बातों को सरकार ने मान लिया। कुल मिला जुला के अच्छा चल रहा था। कुछ समय बीता, ठीक है, फिर आपने आगे पढ़ा 1896 में, ठीक है, एक फिर से अकाल आ गया। तो 1896 में जब अकाल पड़ा तो सरकार ने कहा हम तो इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कमीशन बना लिए, अपने हिसाब से सहायता कोष बना लिए, ठीक है, एनजीओ के माध्यम से अधिकतम सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं, अब आखिर कमी कहां हो गई कि फिर से अकाल पड़ गया। इसीलिए अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 1880 में बना, 83 में बना, इसके बाद से अकाल बड़ा कम हुए हैं। 1896 में अगला अकाल पड़ा और 96 के बाद 43 में अकाल पड़ा, उसके बाद अकाल नहीं पड़ा, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं इस आयोग ने अच्छे से काम किया, उसकी वजह से इस पर रोक लग सका, ठीक है। तो याद रखेगा पहला जो आयोग था अकाल आयोग था स्ट्रेची आयोग, इसके बाद से सिर्फ 2 ही अकाल पड़े हैं, इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया। तो चलिए उन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। तो 1896 में जब अकाल पड़ता है दोस्तों, तो उसके बाद एक कमीशन बनाया जाता है, लॉयल कमीशन। देखिए यहां पर स्ट्रेची कमीशन था, वहां पे क्या आ गया, लॉयल कमीशन, ठीक है। चलिए यहां पे आइए, चलिए सेकंड नंबर वाला देखिएगा, ये द्वितीय अकाल आयोग कहा गया लॉयल कमीशन को, ठीक है, लॉयल कमीशन, लॉयल कमीशन या आयोग, ठीक है। अच्छा ये कब बना, 1896 में अकाल पड़ा था और 97 में इस कमीशन को बनाया गया, लॉयल कमीशन को। ये हुआ कि अब कहां गड़बड़ी हो गई कि इस कमीशन को बनाने की जरूरत पड़ गई, इसके लिए तुरंत एक आयोग बनाओ और फटाफट चेक करो। 1897 में कौन था वायसराय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। क्या नाम था, लॉर्ड
एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने तुरंत क्या किया, एक कमीशन बनाया, लॉयल कमीशन, और कहा कि जल्दी से पता करो कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को नियुक्त किया, सर जेम्स लॉयल को। इनका पूरा नाम क्या था, जैसे उनका नाम था रिचर्ड स्ट्रेची, उसी तरह इनका नाम था जेम्स लॉयल। जेम्स लॉयल, जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया, एक अकाल आयोग का गठन कर दिया। जेम्स लॉयल उस समय पंजाब के उप गवर्नर थे। क्या थे, उप गवर्नर थे, ये याद रखिएगा, थोड़ी छोटी सी बात है। चलिए, जेम्स लॉयल जो है यहाँ पर अकाल आयोग के जो है हेड बना दिए गए, और अकाल आयोग मतलब एक लायल आयोग बना जो उसके हेड हो गए। और इन्होंने फिर से अपना रिपोर्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो स्ट्रैची आयोग ने कहा था वो बिल्कुल सही था, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन किया, थोड़ी बहुत नई चीजें और जोड़ा, और कहा कि हमें थोड़ा और मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके हम अकाल पे जो है अपना पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। तो कुल मिला जुला कर इनके रिपोर्ट में कोई खास बात नहीं रही। इनके रिपोर्ट में जो स्ट्रैची आयोग ने कहा था, रिचर्ड स्ट्रैची ने अपने रिपोर्ट में जो कुछ लिखा था, ये उन्हीं बातों को दोहराएं, बशर्ते चीज़ों पर थोड़ा सा अनुशासन बना करके और अच्छे से काम करने को जो है इन्होंने कहा, अपना सुझाव दिया। तो ये था तीसरा अकाल। तो 1943 में पड़ा, लेकिन उससे पहले ही अकाल आयोग गठित हो गया था। तीसरा अकाल आयोग दोस्तों, जब लॉर्ड कर्जन आता है ना, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 1899 में लॉर्ड कर्जन आता है, 1899 से 1905 तक, ठीक है, जिसने बंगाल विभाजन कराया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जब आता है तो उसने खुद अपने मन से एक अकाल आयोग को गठन कर दिया। उस समय कुछ हुआ नहीं था, बस अपने मन से कर दिया कि ताकि हमको भविष्य में कभी भी अकाल पड़े तो उस पर अपना जो है नियंत्रण बना सके। तो एक मैकडोनल आयोग बनाया यहाँ पर। क्या बनाया, मैकडोनल आयोग। अब जाहिर सी बात है, मैकडोनल भी किसी व्यक्ति का नाम रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैकडोनल आयोग यहाँ पे बन गया। मैकडोनल आयोग, इनका पूरा नाम था सर एंटोनी मैकडोनल। क्या नाम था, एंटोनी, लिख लीजिए आगे, एंटोनी मैकडोनल। इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना और मैकडोनल आयोग बन गया। अच्छा, ये बना कब, सन 1900 में बना। कब बना, देखिए 1899 में आया और सन 1900 में इस आयोग का गठन किया गया। हालांकि याद रखिएगा, इसके आगे पीछे कोई अकाल नहीं पड़ा था। इस आयोग को खाली इसलिए गठित किया गया कि हम अपनी कमियों को बखूबी दूर कर सके, ताकि भविष्य में कभी भी अगर अकाल जैसी परिस्थितियां आती हैं तो उनसे निपट सके, ठीक है। ये जो था, ये तीसरा अकाल आयोग था। 3 ही अकाल आयोग बनाए गए थे। पहला स्ट्रैची आयोग, रिचर्ड स्ट्रैची, दूसरा हमने पढ़ा जेम्स लॉयल आयोग, तीसरा हमने पढ़ा एंटोनी मैकडोनल आयोग। ये 3 था। इस अकाल आयोग को 1900 में बनाया गया। 1901 में इस अकाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इसने सबसे बड़ा बात जो कहा वो ये कहा कि जो भी स्ट्रैची आयोग ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। बस एक चीज में और ऐड कर लो कि हमें एक कमिश्नर की नियुक्ति करनी चाहिए, एक आयुक्त, जिसको हम सहायता आयुक्त कह सकते हैं या दुर्भिक्ष आयुक्त कह सकते हैं। क्या, सहायता आयुक्त या दुर्भिक्ष आयुक्त, दुर्भिक्ष या अकाल आयुक्त, ठीक है, कुछ भी कहिए, दुर्भिक्ष आयुक्त, ठीक है। एक हमें कमिश्नर की नियुक्ति करनी पड़ेगी जो इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में रख करके पूरी प्लानिंग से, पूरी हाई कमीशन प्लानिंग से चीज़ों को मैनेज करे। इसके लिए हमें एक व्यक्ति को रखना पड़ेगा यहाँ पर, यानी एक कमिश्नर। सिर्फ आयोग बनाने से काम नहीं चलेगा, याद रखिए एक सहायता आयुक्त का होना जरूरी है, ताकि कभी भी अगर अकाल पड़ता है तो वो अच्छे से निगरानी कर सके। दूसरा चीज़ कहा गया, अच्छा यहाँ पे देखिए कर्जन की थोड़ी सी महानता है, थोड़ी नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। कर्जन ने कहा ये बताओ अकाल पड़ता क्यों है, उसके पीछे जाओ। तो उनको पता चला कि अकाल मीन्स क्या, अकाल मीन्स यानी जब उत्पादन कम हो पाएगा, उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाएगा, तो यही क्या अकाल की स्थिति हो गई। तो कर्जन ने कहा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सुझाव आया कि हमें लोगों को कृषि के बारे में जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि कृषि से लोग और जागरूक हो जाएं, कृषि बैंक बनाया जाए। क्या बनाया जाए, कृषि बैंक बनाया जाए, खेती के नए नए तरीके विकसित किया जाए, खेती के एडवांस तरीके विकसित किया जाए, सिंचाई के साधन विकसित किया जाए ताकि अधिकतम जो है सिंचाई की सुविधाएं दी जा सके। तो ये सारे काम हुए, ये सारे रिपोर्ट में लिखे गए इसमें, और उस पर सरकार ने अपनी जो है उस सिफारिश को एक्सेप्ट भी कर लिया। और आगे चल के सरकार ने कई सारे कृषि बैंक बनाए, खेती के नए तरीके विकसित किए, उन्नत बीज के तरीके विकसित किए, सिंचाई में विस्तार किया, काफ़ी सारे काम हुए। तो उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि अकाल नहीं पड़ा। हालांकि एक अकाल पड़ गया 1943 में बंगाल में, जिसमें 15 लाख लोग मारे गए थे, वो शायद आखिरी अकाल था। उसके बाद से अकाल जैसी स्थितियां नहीं बनी हैं। उसके बाद से हमारा देश आज़ाद हो गया, हम लोग खुद इतने एलिजिबल हो गए कि चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लिया, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आगे इस तरह का कभी दुर्भिक्ष हमारे सामने न पड़े। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक यहाँ पे था कि आपको जो याद करना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से आपको याद कराना चाहूँगा। देखिए,
1869 में पहला अकाल पड़ा था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, जिसमें 1/3 जनसंख्या मारी गई थी। 1837 में दूसरा अकाल पड़ा था, यह भी इसमें समस्त उत्तर भारत प्रभावित हुआ था। ठीक है, कितने लोग मारे गए हैं देखिए, 2-3 को याद रखिए, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। एक पहला याद रखिए, दूसरा जिसमें संपूर्ण भारत में जो आया था उसको याद रखिए। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा 1861 में आया था, ठीक है, उसमें भी काफी सारे लोग मारे गए। 1866 में आया, उसमें भी काफी सारे लोग मारे गए। 66 के बाद 68, 69, ठीक है, उसमें आ गया, जिसमें बुंदेलखंड वगैरह थे उसमें मारे गए। फिर 74, 73, 74, 78, 73, 74 में आया, उसमें मारे गए। 73, 74 के बाद फिर 76 में आ गया, और उसके बाद सीधे 96 में आया। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में फिर स्ट्रेची आयोग का गठन हो गया था, तो कंट्रोल हो गया। 96 में आया, और 96 के बाद सीधा 1943 में आया। तो आपको उंगली पे 2-3 बार याद करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता सब कुछ। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद देखते हैं कि और कौन सी टॉपिक आती है। देन हम लोग कांग्रेस पे बढ़ते हैं। देखिए, कई दिन से मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे कांग्रेस वाला स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वहां पहुंचने से पहले पीछे की चीजें छूट न जाएं, उस पर भी अपना ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं, विषय वस्तु को फोकस करते हैं। एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता वो आपका मैटर नहीं है। एग्जाम में कुछ भी आए, अगर आप पढ़े रहेंगे तो हमेशा फ्री रहेंगे कि हाँ कुछ भी आए, कहीं से कुछ भी पूछे, क्या मतलब पड़ता है। आप आराम से पढ़ो, नोट्स बनाओ। कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट देखिए, मैं सबका पढ़ता हूं, बस रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिएगा कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं, सभी का कमेंट पढ़ा जाता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एडवर्टीजमेंट अगर आता है दोस्तों तो प्लीज देख लिया करिए। अगर नहीं आता, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपके चैनल पे तो एडवर्टीजमेंट आता ही नहीं है। जो पुराने वीडियो उसको खोल लो, उसका भी 1-2 मिनट उसका ऐड देख लो, क्या चला जाएगा। उस पर लाइक का एक बटन आता है, ठीक है, ऐड के ऊपर, उस पर क्लिक कर लो, थोड़ा सा फायदा हो जाता है, इसलिए आपसे कहता हूं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं, जो आपका काम है वो आप करिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और शेयर करिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु देख पाएं, क्योंकि आज भी बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी कोचिंग में जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक ये वीडियो पहुँच पाएगा, लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।